हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जिया। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। इस टॉपिक के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जर्नली सब कुछ पढ़ने वाले हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उसकी ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं, यूज़ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले है माइक्रोबायोलॉजी। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूँ तो क्या होगा? देखिए, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब जिंदा। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब कि जब हम एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो कि लाइव होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। मतलब क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच होती है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को करते हैं, विच आर सो स्मॉल। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। वो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि वो उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की नीड होती है। उसके बाद देख के नॉट सीन विद नेक्ड आइज। ये नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते हैं। हम हमारी जैसे इस टाइम हम खड़े हैं, अगर हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद योर नेक्ड आइज। ठीक है, सो ओनली कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसके जरिए देखे जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ये देखे जा सकते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरा नाम क्या है? माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। सो माइक्रोब्स फाउंड इन एवरीवेयर। ये हर जगह पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन नेचर, नेचर के अंदर हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, प्लांट के सरफेसेस पे भी पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग के अंदर और बाहर भी पाए जाते हैं, और एनिमल्स के अंदर और बाहर भी पाए जाते हैं। उसके बाद इनका साइज होता है लेस देन 0.1 mm। देखिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके का नहीं है, बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन ये एक एवरेज साइज बताया गया है कि लेस देन 0.1 mm होता है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन आवर बॉडी बट दे आर नॉर्मली हार्मलेस एंड इवन हेल्पफुल। देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, बट वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, हार्मलेस नहीं होते हैं, इवन वो हमें हेल्प करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? कमेंसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमेंसल्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बट अंडर सर्टेन कंडीशन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज, और उनको बोलते हैं पैथोजेंस। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि वही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मलेस थे, हेल्पफुल थे, पर कुछ ऐसी कंडीशंस हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है जिसकी वजह से वही माइक्रोब्स हमारे लिए पैथोजन की तरह वर्क करने लग जाते हैं, हमारे लिए एक एंटीजन की तरह वर्क करने लग जाते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं। जब एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर बॉडी को डिजीज कॉज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन। तो ये दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी में, जो कि आपको याद रखनी है। कमेंसल्स एंड पैथोजेंस। कमेंसल्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कमेंसल्स। बट दोज ऑर्गेनिजम्स विच कॉज द डिजीज इन आवर बॉडी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। ओके, अब देखिए, देयर इज अ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 तरीके के होते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, अलगाई एंड पैरासाइट। आई एम रिपीटिंग इट: वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, अलगाई एंड पैरासाइट। ये 5 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम इन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और आगे की सीरीज में भी इनके बारे में बात करेंगे। R.H. Whitaker proposed the 5 kingdom classification इन 1969। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया था। कौन से सन में? 1969 में बनाया था। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? उन्होंने सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सेल को क्लासीफाई किया था। किन चीज़ों के बेसिस पर? द क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड अपॉन द सर्टेन करेक्टर्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है उनका, और उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, इन चीजों के बेसिस पर उन्होंने काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 तरीके में, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। 5 तरीके के
ऑर्गेनिजम्स को लिया था जिनका नाम था मोनेरा, प्रोस्टेटा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटाई। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो काफ़ी बार आपसे ये जर्नल चीज़ें पूछी जाती है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी 5 चीज़ें थी। तो आप क्या बोलेंगे? मोनेरा था, प्रोस्टेटा था, फंजाई था, एनिमेलिया था एंड प्लांटाई था। ओके, उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर वो यूकैरियोटिक होंगे, ये सेल होता है। ओके, उसके बाद या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर वो मल्टीसेलुलर होंगे, या तो वो एरोबिक होंगे। एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक। एंड एनारोबिक क्या बोलेंगे? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद साइज उनका लेस देन 0.1 mm, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि वेरी भी करेगा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिवाइड हुई है 2 ग्रुप्स में। पहला है प्रोकैरियोटिक एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें प्रो का मतलब होता है पुराना, क्या होता है? पुराना। और जो यू होता है इसका मतलब होता है न्यू। ओके, सो ये जो सेल होते हैं ये पुराना होता है, रूडिमेंट्री सेल होता है, मतलब कि जो इनका सेल वॉल होता है वो थोड़ा थोड़ा टूटने वाला होता है, रूडिमेंट्री बोलते हैं उसे। तो इसमें क्या होता है, ये जो सेल होता है फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डेवलप्ड सेल। एंड दिस सेल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन बाकी की जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे क्या हो गया? गोल्गी एपरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये प्रोकैरियोटिक यूनिट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने आपको 5 चीजें बताई थी जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड किया था, जैसे कि मोनेरा, प्रोस्टेटा, प्लांटाई, फंजाई एंड एनिमिलिया, उनमें से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर कौन सा पार्ट आता है? मोनेरा आता है, ठीक है, उनमें से मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है। और मोनेरा में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है? दैट इज अ बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमें टाइफाइड कॉज होता है। उसके बाद है यूकार्टिक सेल। ये नए तरीके का सेल होता है, डेवलप्ड होता है, फुल्ली डेवलप्ड होता है, और इसी वजह से इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और गोल्गी एपरेटस भी होता है। यूकार्टिक को 2 चीजों में डिवाइड किया गया है, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, एंड मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो यूनिसेलुलर मतलब कि यहाँ पर सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, और मल्टीसेलुलर का मतलब यहाँ पे डबल या मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद इसके अंदर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से आता है उसके अंदर आता है प्रोस्टेटा। प्रोस्टेटा के अंदर क्या आता है? पैरासाइट आते हैं और कुछ अलगाए आता है, जिसमें से एक का नाम है ब्लू ग्रीन अलगाए। क्या है? ब्लू ग्रीन अलगाए। जैसे पानी में ग्रीन कलर की काई सी लग जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगाए। और उसके बाद मल्टी सेलुलर जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन बॉडी। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी की बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो मल्टी सेलुलर का सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बॉडी। और उसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से 3 चीजें आती है, प्लांटिया, फंजाई, एनिमेलिया। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ सेल। जो प्रोकैरियोटिक होता है ये हमेशा यूनिसेलुलर होता है, मतलब कि सिंगल सेल होता है। और जो यूकैरियोटिक होता है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, मतलब कि एक सिंगल सेल भी हो सकता है और डबल या मोर देन डबल सेल भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल सेल्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद इसके सेल की साइज की बात की जाए तो इसकी रेंज होती है 0.2 mm, लेकिन यूकैरियोटिक की 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इसकी रेंज रहती है। उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है दोनों में ही, लेकिन जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर साइज में होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ये लार्जर साइज में होता है। उसके बाद जो डीएनए अरेंजमेंट है ये दोनों में ही होता है। जो डीएनए अरेंजमेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही होता है, लेकिन जो डीएनए अरेंजमेंट प्रोकैरियोट्स में होता है वो सर्कुलर में होता है, मतलब राउंड में होता है थोड़ा सा, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें लीनियर में होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए
तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोकार्योट्स में एब्सेंट रहता है, लेकिन यूकारियोटिक में ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोकार्योट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाकी के सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये सब चीजें नहीं होती है। साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म प्रोकार्योट्स में प्रेजेंट होता है और यूकारियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकार्योट्स में सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है, जैसे कि गोल्गी अपरेटस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, लेकिन यूकारियोट्स में प्रेजेंट भी होगा साइटोप्लाज्म और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, जैसे कि गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है प्रोकार्योट्स में और प्रेजेंट होता है यूकारियोट्स में। उसके बाद लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होता है वो भी प्रेजेंट होता है प्रोकार्योट्स और यूकारियोट्स में, साथ में उसके साथ सेंट्रोसोम भी प्रोकार्योट्स और यूकारियोट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेल डिवीजन की बात की जाए कि वो जो सेल है वो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, डिवाइड कैसे हो रहा है, तो जो सेल है प्रोकार्योट्स का जो सेल होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई होता है। किसके जरिए? बाइनरी फिजन, जैसे कि अमीबा होता है। और उसके बाद जो है यूकारियोट्स, इसके अंदर माइटोसिस होता है। उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन की बात की जाए, जो प्रोकार्योट्स होता है वो एसेक्सुअल फॉर्म से रिप्रोड्यूस होता है, जो यूकारियोट्स होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप से रिप्रोड्यूस होता है। उसके बाद एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्रोकार्योट्स में जो एग्जाम्पल होता है वो बैक्टीरिया होता है और एक अलगाए भी आता है जिसका नाम होता है ब्लू ग्रीन अलगाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो ब्लू ग्रीन अलगाए होता है वो प्रोकार्योट्स है या फिर यूकारियोट्स है, तो आप क्या बोलेंगे? वो प्रोकार्योट्स होता है। उसके बाद है जो यूकारियोट्स है उसका एग्जाम्पल हो गया प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो नाउ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो, माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहले अरिस्टोटल है, क्या नाम है? अरिस्टोटल, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। ये फादर ऑफ बायोलॉजी माने जाते हैं और इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बारे में खोज की थी और इन्होंने बताया था कि मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कांट सी, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, मतलब कि जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं पाते, लेकिन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। उसके बाद रेगन बेकॉन, क्या है? रेगन बेकॉन 30th सेंचुरी में उन्होंने डिजीज के बारे में बताया था। किसके बारे में? डिजीज के बारे में बताया था। एनीथिंग विच एंटर इन बॉडी एंड सिक अप, मतलब कोई चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और हमें बीमार करती है, तो वो डिजीज होती है, ठीक है। तो रेगन बेकॉन ने 30th सेंचुरी में इसके बारे में बताया था। एंड उसके बाद फ्रेकेस्टो वायरस, क्या है? फ्रेकेस्टो वायरस इन 1544 उन्होंने कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बताया था और उन्होंने क्या बोला था, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं ये कैसे स्प्रेड होती है? बाय दी कम्युनिकेशन। उसके बाद है लुइस पास्चर, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। लुइस पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो लुइस पास्चर जो है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो लुइस पास्चर। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टरलाइजेशन टेक्निक को, ठीक है। इन्होंने बताया था कि अगर हम मिल्क को पास्चराइजेशन करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे? 62.8 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स, अगर मिल्क को हम बॉईल करेंगे, जिसको पास्चराइजेशन कहते हैं, वो सभी बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो किसने बताया था इसके बारे में? लुइस पास्चर ने बताया था, जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। उसके बाद है लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, क्या है नाम? लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, जो कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के हैं। ही इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। कैसे? He instructed surgeons under his responsibility to wear green gloves. इन्होंने सर्जन्स को बोला कि आपको ग्लव्स वियर करने चाहिए ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। ओके, ग्लव्स को वियर करो, ड्यूरिंग सर्जरी आपको ग्लव्स को वियर करना है। एंड वॉश देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन से पहले अपने हाथों को वॉश करना है। किसके साथ? 5% कार्बोलिक एसिड सोल्यूशन के साथ अपने हाथों को ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद भी वॉश करना है अच्छे से, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी बोला जाता है। उसके बाद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये फादर ऑफ एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक का फादर बोला जाता है, क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने जो एंटीबायोटिक बनाई थी उसका नाम था पेनिसिलिन इन 1928। अगर आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन
किसने बनाई थी? तो आप क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। पेनिसिलिन है क्या? इट इज एन एंटीबायोटिक विच इज फॉर्म्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। अब देखिए कैसे बनाई थी। क्या हुआ था, ये अपनी लैब को छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, तो उनकी लैब में पेनिसिलिनम नोटेडम पत्तियां रखी हुई थी और उन्होंने देखा था कि वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया किल हो गए थे जहां पर ये पत्तियां रखी थी। तो फिर उन्होंने टेस्टिंग करी और उसके जरिए उन्होंने क्या बनाया? पेनिसिलिन बनाई, जो कि एंटीबायोटिक है। सो अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप टू मैन। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक पर्सन से, एक ह्यूमन बींग से किस तरीके से रिलेट करते हैं, वो चीज़ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंजाई होता है। ओके, तो ये पैरासाइट भी होता है, अलगाए भी होता है। सो ये क्या करते हैं? एक पर्सन को इल कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं। देखिए ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स आर लिविंग इन ऑन आवर बॉडी राइट नाउ। जो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इस वक्त अंदर भी हैं और बॉडी के बाहर सरफेस पर भी प्रेजेंट है। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम डोंट हार्म अस एट ऑल। उनमें से काफी सारे माइक्रोब्स हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करते, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनफैक्ट दे हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, कि वो हमें हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं हमें, मतलब कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड इवन मेंटेन आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ तक कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। जो माइक्रोब्स एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बीच में होते हैं तो वो हमें डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद माइक्रोब्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द बॉडीज इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सिस्टम। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा हेल्प। माइक्रोब्स यूज टू मेक वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। उनके जरिए हम बहुत सारी वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की बनाई थी। उसके बाद माइक्रोब्स कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीज सच एज फ्लू, कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी, मलेरिया, रिंगवॉर्म। जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत सारी इन्फेक्शन कॉज भी कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लू, कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी, मलेरिया एंड रिंगवॉर्म। ओके, उसके बाद माइक्रोब्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द फोर साइड्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 4 रास्तों से एंटर कर सकते हैं, 4 वेज से एंटर कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस के जरिए, माउथ एंड नोज। एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमें कॉज करता है फ्लू। आफ्टर दैट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें क्या होता है? माउथ ओरल कैविटी, मुंह के जरिए जाता है। और कौन सा जाता है? विब्रियो कोलेरा, जो कि हमें कोलेरा डिजीज कॉज करता है। उसके बाद है यूरोजेनाइटल ट्रैक। यूरोजेनाइटल ट्रैक से कौन सा जाता है? इकोलाई, और जो हमें सिस्टिसिस कॉज करता है। एंड देन उसके बाद ब्रेक्स इन द स्किन सरफेस। मतलब क्या है? जैसे हमारी स्किन के ऊपर चोट लग गई तो वहां से ब्रेक हो गया सरफेस उसका, तो उससे भी इन्वेड कर जाते हैं काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई विच कॉज टेटनस। उसके बाद टू मेक अस इल माइक्रोब्स हैव टू, मतलब कि अब बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो चला गया 4 रास्तों से, अब वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या करेगा जिसकी वजह से हम बीमार होंगे? देखिए क्या करेगा वो? रीच देयर टारगेट साइट इन द बॉडी। सबसे पहले वो वहां जाएगा जहां पर उसको लगेगा कि यहाँ पर मैं डिजीज को कॉज कर सकता हूँ, मतलब उसका टारगेट साइड होगा, वो वहां चला जाएगा सबसे पहले। उसके बाद अटैक टू द टारगेट साइट दे आर ट्राइंग टू इन्फेक्ट दैट दे आर नॉट डिसलॉग्ड। उसके बाद क्या होता है? टारगेट साइट के पास जाएंगे और वहां पे एक साथ अटैक करना शुरू कर देंगे ताकि वहां से वो डिसलॉग ना हो। उसके बाद मल्टीप्लाई रैपिडली, और वहां पर अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। होस्ट कौन होता है? जिसके अंदर माइक्रोब्स इन्वेड करते हैं, जिसके अंदर वो डिजीज को कॉज कर रहे होते हैं, तो वो होस्ट होता है। उसके अंदर जाकर वो वहां से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देंगे एंड देन अवॉइड एंड सर्वाइव अटैक बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। अब जब हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया है तो उसके लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। तो काफी बार ऐसा होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को हरा देता है, वो हराने के बाद सर्वाइव कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कॉज कर पाता है। सो
ये हैं अब सेफ्टी गाइडलाइंस इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब। जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमें किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए, ये उसके बारे में। ट्रीट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज पोटेंशियल पैथोजेंस। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लैब के अंदर, मतलब कि जो भी आपके पास सैंपल्स आ रहे हैं, आपको उसको इस तरीके से ट्रीट करना है कि उस सैंपल की वजह से आपको किसी भी तरीके की बीमारी या इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद ऑब्टेन फ्रेश कल्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनुअली। हर साल जितने भी आप कल्चर यूज कर रहे हैं वो फ्रेश लेने चाहिए। उसके बाद स्टरलाइज इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स। जितने भी इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल लैब के अंदर होते हैं उनको टाइम टू टाइम स्टरलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिसइंफेक्ट वर्क एरियाज बिफोर एंड आफ्टर यूज। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जिस लैब पर आप काम कर रहे हैं, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर काम कर रहे हैं, स्टेज पे काम कर रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, काम करने से पहले भी और काम करने के बाद भी। उसके बाद वियर प्रोटेक्शन। आपको प्रोटेक्शन को वियर करना है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ग्लासेस आते हैं, आपको ग्लासेस वियर करने चाहिए सो दैट कोई भी सब्सटेंस आपकी आंखों में ना जाए। उसके बाद ग्लव्स वियर करने चाहिए, लेबोरेटरी कोट्स भी वियर करने चाहिए, ये मैंडेटरी होता है। उसके बाद वॉश योर हैंड रेगुलरली। आपको पूरे दिन में अपने हैंड्स को वॉश करते रहना है टाइम टाइम पर। एंड देन नेवर पिप इट बाय माउथ। आपको कोई भी पिप्टिंग अपने माउथ के जरिए नहीं करनी है। इंस्टेड ऑफ पिप्टिंग बाय माउथ आप क्या कर सकते हैं, यूज पिपिट बल्ब्स। एस्पिरेशन के लिए पिपिट बल्ब्स आते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। पिपिट डिवाइसेस आती है फॉर द एस्पिरेशन, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द लैब। लेबोरेटरी के अंदर आपने ना तो कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। नॉर श्रिंक फूड इन एरियाज वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टोर्ड। और फूड एरियाज को वहां पर भी नहीं रखना है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टोर किया गया है, जैसे कि फ्रिज हो गए। कल्चर प्लेट्स के ऊपर हमने इनोकुलेशन की है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और उनको स्टोर करके रखा है और वहीं पर हम अपना टिफिन रख दे, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद लेबल एवरीथिंग क्लियरली। जितनी भी चीज़ें लैब के अंदर होती हैं उनको क्लियरली लेबल करना है, जैसे कि ऑल कल्चर्स, केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट, मीडिया शुड बी क्लियरली। इन सभी चीज़ों को क्लियरली लेबल करना है, सिक्योरली लेबल करना है विद देयर नेम्स एंड डेट्स। उनके नाम और डेट के अकॉर्डिंग कि इनका नाम क्या है और ये कौन सी तारीख को आए थे और एक्सपायरी क्या है वो चीज़। इफ़ दे आर हजार्डियस, अगर वो चीज़ें हजार्डियस है मतलब कि डेंजर हैं, लेबल दैम विद प्रॉपर वार्निंग। वहाँ पर प्रॉपर वार्निंग भी लिखनी है कि इस सोल्यूशन से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कुछ सोल्यूशंस होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, तो वहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा दिस सोल्यूशन इज अ कैंसरस। वार्निंग से जो अदर पीपल होंगे लैब के अंदर वो थोड़ा सा उस चीज़ से अवेयर रहेंगे। एंड हजार्डियस इन्फॉर्मेशन, जितनी भी हजार्डियस इन्फॉर्मेशन है वो भी उसके ऊपर लेबल करनी है। उसके बाद ऑटोक्लेव डिसइंफेक्ट ऑल वेस्ट मटेरियल। देखिए जितना भी मटेरियल लैब के अंदर होता है उसको तो ऑटोक्लेव और डिसइंफेक्ट करना ही है, साथ में जितना भी वेस्ट मटेरियल जा रहा है उसको भी ऑटोक्लेव और डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे वो वेस्ट मटेरियल है बट है तो लैब के अंदर, या फिर बाहर भी जाएगा तो वहाँ पर भी पीपल्स हैं, तो उनको भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड देन क्लीन अप स्पिल्स विद केयर। जैसे लैब के अंदर कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको हम स्पिल कहते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें क्या यूज़ करना है, यूज़ लैब क्लीन अप। लैब को क्लीन करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस आते हैं, उनको यूज़ करना है। एंड डिस्पोजेबल सप्लाईज टू कीप अप द लैब सेफ एंड क्लीन। और डिस्पोजेबल अप्लाइज को यूज़ करना है कि एक बार आपने यूज़ किया और उसके बाद यूज़ एंड थ्रो कर दिया। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।